मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस। तो लास्ट टाइम हमने जैसे कि चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पढ़ रहे थे और उसमें हमने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे। हमने स्वप्ना का केस पढ़ा था, अगर आप याद हो, और सलीम का जो है केस पढ़ा था। किस तरह से उन्होंने लोन की जो है हेल्प से कहीं ना कहीं अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, खासतौर से सलीम ने। और स्वप्ना को किस तरह से जो है वो दिक्कत हुई, उसने लोन तो ले लिया मगर वो लोन को नहीं चुका पाई। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। अभी जो है हम लोग पेज नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो करते हैं आप शुरू और ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें बताया गया है, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डिमांड रहती है क्रेडिट की, वो क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, ताकि कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, एंड क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो इसको देखिए, इसमें बताया गया है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसमें कुछ चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि बीजों के दाम, ठीक है, और उनके फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट। इन चीज़ों के लिए हमें कहीं ना कहीं जो है वो हमें क्या है, लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। देयर इज़ अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप्स। तो इसमें बताया गया है कि जो खेती जो भी व्यक्ति करता है तो उसको तकरीबन 3 से 4 महीने तक का जो एक टाइम जो है वो पीरियड का कहीं ना कहीं उसको वेट भी करना पड़ता है फसल पकने के लिए। ठीक है, द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। और फार्मर्स जो है वो कहीं ना कहीं इनपुट्स खरीदता है और बाद में जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉप्स को जो है सेल भी करता है। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न। ठीक है, जो भी फार्मर होता है वो लोन कब लेता है? बिगिनिंग ऑफ द सीजन, एंड रिपे आफ्टर हार्वेस्ट, लोन आफ्टर हार्वेस्ट। और रिपे कब करेगा? जब वो हार्वेस्ट कर चुका होगा। ठीक है, सो रिपे ऑफ द लोन इज़ क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। तो रिपेमेंट जो रहेगी लोन की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कितना जो है वो पैसा जो है वो फार्मिंग से आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इन स्वप्नस केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। अगर स्वप्ना की केस की बात करें तो हम लोग उसमें क्या पाते हैं कि वो जो क्रॉप से रिलेटेड अगर देखा जाए तो फेलियर हो गई थी उनकी, और जिस वजह से वो लोन को रिपे नहीं कर पाई, जिस और बहुत इम्पॉसिबल हो गया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। और उसको यहाँ तक कि अपना जो ज़मीन का एक पार्ट जो था उसको मतलब सेल करना पड़ा। ठीक है, ताकि वो लोन को रिपे कर सके। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग। इसमें बताया गया है कि अगर देखा जाए जो क्रेडिट था वो कहीं ना कहीं मतलब स्वप्ना को जो है हेल्प करने के कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा जब वर्स ऑफ में ले गया, कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। और इसी सिस्टम को जो है, इस केस को जो है क्या कहा गया है यहाँ पे? डेब्ट ट्रैप कहा गया है। ठीक है, डेब्ट ट्रैप, डेब्ट मतलब होता है कर्ज, ट्रैप मतलब फंस जाना। ठीक है, तो कर्ज के जाल में फंस जाना। क्रेडिट इन दिस सिचुएशन इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। और क्रेडिट जो एक ऐसा केस है जिसमें जो बोरोवर होता है, जो उधारी लेता है, उसको एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको रिकवरी करना बहुत ज़्यादा पेनफुल कहीं ना कहीं जो है वो सामना करना पड़ता है उसको बहुत ज़्यादा। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू लेंडर अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो भी लोन है होता है, हर एक जो लोन होता है उस पर एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, जिसमें एक इंटरेस्ट रेट को स्पेसिफाई किया गया होता है, मतलब उसमें बताया गया होता है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो लोन दिया जा रहा है। ठीक है, विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर, और जो कि मतलब बोरोवर को जो है वो उसे पे करना होगा। ठीक है, उस इंटरेस्ट को। ठीक है, विद रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, जो उसका मूलधन है उसके साथ जो है उसको देना होगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ जो है उसको कहीं ना कहीं देना होगा। इन एडिशन लैंडर्स में डिमांड कोलेट्रल। देखिए, इसमें बताया गया है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लैंडर्स होता है वो कहीं ना कहीं डिमांड भी करता है कोलेट्रल की।
सिक्योरिटीज़ को कहा गया है। कोलेटरल मतलब यहाँ जैसे कुछ चीज़ गिरवी रखना, ठीक है। तो लोन जब मिलता है जब आप कुछ गिरवी रखते हो, है ना। सो कोलेटरल देखिए यहाँ पे इसको समझने की जो है ज़रूरत है हमें कि कोलेटरल होता क्या है। कोलेटरल इज़ एन असेट्स दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक्स, deposits with bank and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. सो कोलेटरल एक तरह का असेट्स है, एक तरह की पूंजी है जो कि बोरोवर की खुद की होती है, जिसमें जैसे कि उसके व्हीकल्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स, लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, और डिपॉजिट्स विद बैंक, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो कहीं ना कहीं हमें बैंक में जमा करने पड़ते हैं। और ये एक तरह की गारंटी होती है कि जो लैंडर है वो पैसे को रीपे कर देगा। अगर नहीं कर पाता है तो बैंक को पूरा अधिकार है कि वो उसको बेच के कहीं ना कहीं जो है अपने जो भी पैसा है उसको कवर कर सकती है, ठीक है। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन्स द लैंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेट्स। वही बात जो अभी हमने आपको बताई, अगर बोरोवर फेल हो जाता है, वो लोन को रीपे नहीं कर पाता है, तो जो लैंडर है मतलब जो पैसा दे रहा है उसको राइट है कि वो उस असेट्स को बेच सकता है, सेल द असेट्स और कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट, ठीक है, ताकि वो अपनी पेमेंट को कवर कर सके। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइफ स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलैटरल यूज्ड फॉर बोरोइंग। तो जैसे प्रॉपर्टी है, फिर लैंड टाइटल्स हैं, डिपॉजिट्स विद बैंक है, फिर या कह लो कि लाइफ स्टॉक्स हैं, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम लोग कोलैटरल के तौर पे कहीं ना कहीं मतलब जो लैंडर होता है वो बोरोइंग करते समय बोरोवर से लेता है, ठीक है, ताकि वो जो है उसको जो पैसा है वो कवर कर सके, ठीक है। जो नेक्स्ट पेज में देखोगे आप तो इसमें बताया गया है इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज़ कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट है, कोलैटरल है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये कहीं ना कहीं जो है मोड ऑफ रीपेमेंट होते हैं और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाते हैं, ठीक है। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेराई सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. So टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब है क्या भाई कि आपको जैसे इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ये जो चाहिए होती है मोड ऑफ रीपेमेंट के तौर पे, तो उसको यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा गया है। और ये जो अरेंजमेंट है वो पर्सन टू पर्सन क्या है वो थोड़ा उसमें वेराई देखा जा सकता है, मतलब उसमें चेंजेस देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया की। तो फॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट है इंडिया में उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो लोन्स हैं उनके बहुत से टाइप्स हैं, अगर आपको दिख रहा होगा द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन, इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो लोन को बेसिकली दो टाइप्स में बांटा गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जो ये आपका फॉर्मल जो सेक्टर लोन है वो कौन देती है, व्हेन वी टेक द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। जब हम लोन जो है बैंक या कोऑपरेटिव से लेते हैं तो वो किस टाइप के जो लोन होते हैं, फॉर्मल। और इनफॉर्मल लैंडर में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, जैसे मनी लैंडर्स, ठीक है, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये एक तरह से आपके इनफॉर्मल जो क्रेडिट लेने के लिए जो है इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, ठीक है, या जो एक माध्यम कह लीजिए, तो ये चीज़ें हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आरबीआई के बारे में कि आरबीआई के फंक्शंस बताइए, आरबीआई करती क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है द आरबीआई जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। तो आरबीआई जो है वो सुपरविज़न का काम करती है, सुपरवाइज करती है, नज़र रखती है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन के ऊपर। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट बैंक हैज़ टू मेंटेन कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स वेरी रिसीव। तो जैसे कि इस बताया गया है कि जो बैंक है
ठीक है। उदाहरण के तौर पे जो बैंक होता है उसको कम से कम अपना जो मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो अपने पास रखना पड़ता है, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। 15% जो है वो कैश के तौर पे जो अपने पास रखेगा। सो आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो आरबीआई जो है वो एक तरह से मॉनिटरिंग करती है सभी बैंकों के ऊपर, ठीक है, कि वो कैश को बैलेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये एक आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके। द आरबीआई सीज दैट the banks given loans not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc. तो आरबीआई जो है वो कहीं ना कहीं जो लोन्स हैं वो देखती है कि जो लोन है वो बैंक जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ही तो नहीं दे रही है, बड़े बड़े ट्रेडर्स को ही तो नहीं दे रही है सिर्फ, क्या वो छोटे स्मॉल कल्टीवेटर जो स्मॉल फार्मर्स हैं, फिर आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, क्या उनको भी पैसा मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, लोन उनको मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं नज़र रखती है। कौन? आरबीआई। और आपको बता दिया जाए कि भाई आरबीआई की जो स्थापना है 1935 में हुई है, ठीक है। सो periodically banks had to submit information to the RBI on how much they are lending। तो periodically जो बैंक्स होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है सबमिट करते हैं कि उन्होंने कितना पैसा जो है वो कहीं ना कहीं किन लोगों को दिया है, क्या उन्होंने सिर्फ बड़े ट्रेडर्स को दिया है या छोटे जो बोरोवर्स हैं या जो छोटे स्तर पे जो किसान हैं, क्या उनको लोन मिला है नहीं मिला है और किस इंटरेस्ट से दिया है, वो सारी डिटेल्स उनको जो है वो बताना होता है ना। आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग, आरबीआई जो है ये देखती है कि जो है कितना जो है उसने पैसा दिया है, टू होम किसको दिया, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजर्स द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ द लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरविज़न कर सकती है, ठीक है, क्रेडिट एक्टिविटीज़ के ऊपर, लोन एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है। और हालांकि जो लैंडर होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, तो उसके ऊपर तो नज़र नहीं रख पाती है, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है क्योंकि हम लोग पैसा वो अपने परिवार फिर अपने साथ जो कलीग्स काम करते हैं उनसे ले सकते हैं या मनी लैंडर से लेते हैं, है ना। तो उसके ऊपर तो नज़र नहीं रख पाती है। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, देयर इज़ नो वन टू स्टॉप दैम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। मैंने वही बात बता रहा हूँ, वही बात ये कही गई है कि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के ऊपर उनका मतलब बस नहीं है, कहने का मतलब उस पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट वाले लोग, ठीक है। वो अनफेयर मीन्स करते हैं कहीं ना कहीं, और पैसा जो है वो वापस लेते समय अधिक ही ले लेते हैं वो डेफिनेटली। चलिए, तो आप देखिए जो ये पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एग्ज़ाम में आ जाता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट में क्या अंतर है, या जो फॉर्मल जो सोर्स ऑफ लोन है ज़्यादा अच्छा है या इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन ज़्यादा अच्छा है। तो उसके ऊपर यहाँ चर्चा की गई है। कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर मोस्ट ऑफ द लैंडर्स चार्जेस मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये देखिए इसमें बताया गया है फॉर्मल लैंडर्स के मुकाबले देखा जाए तो इनफॉर्मल जो लैंडर होता है वो ज़्यादा चार्ज करता है लोन्स पे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे जो है चार्ज करेगा। थस द कॉस्ट ऑफ द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर। और इसी कारण जो है हम लोग देखते हैं कि जो कॉस्ट आ जाती है इनफॉर्मल लोन पे वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा आती है, ठीक है ना। जो बोरोवर होता है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो अपने इनकम का एक पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं लोन के तौर पे देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं लोन लेने से जो है एक आम आदमी जो है हमेशा हिचकिचाता है, ठीक है। एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर अक्सर पूछा जाता है कि क्रेडिट एंड अफोर्डेबल चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, कि जो सस्ता और जो टिकाऊ जो क्रेडिट है वो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, ऐसा क्यों लगता है आपको। तो ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, और इसको ध्यान देना है आपने। फॉर द रीजन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर, दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। देखिए इसमें बताया गया है जो बैंक्स और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना, उनको कहीं ना कहीं पैसे जो है वो लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब देने की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है। बैंक्स और कोऑपरेटिव से ही तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आपके जो लोन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाते हैं। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स, ठीक है।
देखिए, जब कहीं ना कहीं जो इनकम जो लोन लेंगे लोग और अपना कारोबार करेंगे तो उनकी इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, जब चीप रेट में कहीं ना कहीं जो लोन है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिले, उनकी जो लोन रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल हो, ठीक है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लोन ले पाएंगे तो कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। एम आई राइट? अच्छा देखो, इसमें बताया गया है जैसे कि दे कुड ग्रो डू बिजनेस सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। अगर चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट सबको मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सकते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस भी अपना सेटअप कर पाएंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज़, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नए इंडस्ट्रीज़ को स्थापित कर सकते हैं और जो गुड्स से रिलेटेड ट्रेड कहीं ना कहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थर्स इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि जो बैंक और कोऑपरेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं जो लैंडिंग है उसको बढ़ाए, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं जो लैंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, ताकि जो लोग कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर निर्भर है वो उस पर कमी देखी जाए, ठीक है, उनके साथ जो है वो गलत ना हो, कहने का मतलब। सेकेंडली पॉइंट है, व्हाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड्स टू एक्सपेंड, इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन्स। भाई हमें कहीं ना कहीं फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन को जो है एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है, नीड्स है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो है सभी को जो है वो लोन जो है मिलना चाहिए, ज़रूरी है ना। ओके, तो आपको इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव्स फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्स। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो हम लोग पाते हैं जो रिचर हाउस होल्ड है वो तो फॉर्मल सेक्टर जो है के लोन को लेता है, और वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो बंदे हैं वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड हो रहते हैं, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं जो पुअर है वो भी चीपर लोन्स का फ़ायदा उठा सके। लिखा है ना, द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स, ठीक है। सो गाइज़ आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो आज के इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।